बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म पर मुख्तलिफ जो उसके एस्पेक्ट्स थे वो देखे थे, और ड्यूरिंग द लेक्चर लाइट चली गई थी और एक जो हमारा क्वेश्चन था जो कि हम डिस्कस कर रहे थे वो रह गया था। उसको आज हम करते हैं। क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑन सवरेनिटी। सवरेनिटी पे, खुद मुख्तारी पे, ये जो डेफिनेशन है जो कि अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है ऑन सवरेनिटी। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर not in the habit of obedience to a like superior receives a habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, political and independent. Who is the writer, who is the jurist of this definition? A. Lord Bryce, B. Salmond, C. Professor Dice, D. Austin. Who is the jurist? The correct answer of this question is option D, Austin. ऑस्टन की डेफिनेशन है ये, और अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑस्टन कहता क्या है ऑन सॉवरेनिटी, ये खुद मुख्तारी होती क्या है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, और लॉ, पॉजिटिव लॉ से मुराद क्या होता है, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं। द मैन मेड लॉ इज कॉल्ड अ पॉजिटिव लॉ। अब इस डेफिनेशन को हम तफसील के साथ देखते हैं। ये ऑस्टन की डेफिनेशन है। इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, अगर एक जिसे डिटरमिन कर दिया है ह्यूमन सुपीरियर, कि एक सोसाइटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर एक सुपीरियर अथॉरिटी है, नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर, तो उसका काम जो है वो सुपीरियरिटी है, उसका काम ऑर्डर जारी करना है, उसका काम रूल्स एंड रेगुलेशंस की फार्मूलेशन करना है, फार्मूलेट करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है। तो receive habitual obedience from the bulk of a given society, और ऐसी जो सुपीरियर अथॉरिटी है फिर उसको उसको जो है वो ओबीडियंस भी मिले, अतात भी मिले, ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाएगा फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी। उस रियासत के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर जो रहने वाले बासी हैं, लोग हैं, उनकी तरफ से फिर जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले सिटीजन्स जो हैं वो भी हों। यानी ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी जो कि उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कि ऐसी अथॉरिटी जो कि एक रियासत के अंदर बनाएगी, उसको, उस पर अमल दरामद करने वाले सिटीजन्स भी जो है वो होने चाहिए। दैट डिटर्मिनेट सुपीरियर इज सॉवरेन, कि ऐसी जो डिटर्मिनेट सुपीरियर अथॉरिटी होगी वो सॉवरेन होगी, खुद मुख्तार होगी। सुपीरियर इज सॉवरेन इन दैट सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर वो सॉवरेन खुद मुख्तार होगी। एक हमने चैप्टर पढ़ा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसके अंदर मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि शुरू के अंदर
जब अल्लाह ताला की जात ने इस कायनात की तख्लीक की, तो इंसान जो थे वो बेमहार थे। जहां जिसका दिल चाहता था वो चला जाता था। रियासतें नहीं थी, सरहदें नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी, वीजा सिस्टम नहीं था। तो जो एक इनफरादी शख्स था, इंडिविजुअल था, वो उसको लामहदूद जो है वो आज़ादी थी। वो कहीं भी जा सकता था, वो एक रियासत से दूसरे रियासत में बगैर किसी वीजे के, उसकी कोई जो है वो इसको कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर ये रियासतों का और हदूदबंदी का ये कंसेप्ट कैसे पैदा हुआ कि शुरू शुरू में जब इंसान, ये इंसान की नेचर है कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबाता है, जो ताकतवर होता है वो जो कमजोर होता है उससे उसका जान माल हर कुछ छीनने की हद तक चला जाता है। तो फिर यही था कि शुरू शुरू में इंसानों ने कबीलों की शक्ल में रहना शुरू किया। छोटे छोटे जो कबीले थे उनकी सूरत में रहना शुरू किया। तो फिर जो ताकतवर कबीला होता था वो कमजोर कबीले से उसका माल छीन लेता था, जाने मार देता था, लोगों को मार देते थे, माल छीन लेते थे। तो फिर लोगों ने इस चीज का एहसास किया कि क्यों ना एक जो है वो हदबंदी हो, एक रियासत हो, और उस रियासत के अंदर एक सावरन अथॉरिटी हो। वो अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और सर्टन जो राइट्स हैं उनको हम सेक्रीफाइस कर दें, कि जो हमें बहुत ज्यादा आजादी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं बगैर किसी की इजाजत के, चाहे उसको हमें सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े, ताकि एक अथॉरिटी हो जिसके पास फोर्स हो और वो फिर हमें सिक्योर करे, हमें प्रोटेक्ट करे। तो लिहाजा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उसने जन्म लिया। रियासत का लोगों के साथ और लोगों का रियासत के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि रियासत जो है वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और लोग जो है वो अपने सर्टन राइट्स जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे और रियासत की हर किस्म के जो ऑर्डर्स होंगे उनको मानेंगे। तो ऐसी सूरत में ये जो आस्टन की डेफिनेशन है ऑन सॉवरेनिटी के रियासत होगी और रियासत के अंदर एक सावरन अथॉरिटी होगी और सावरन अथॉरिटी के अंडर जो है वो उसकी अतात करने वाले कुछ लोग होंगे अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और ऐसी जो सावरन अथॉरिटी है फिर उसको सावरन जो है वो ताकत भी, पावर भी हासिल होनी चाहिए पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, हर लिहाज से। तो ये जो है ये आस्टन की डेफिनेशन है ऑन सॉवरेनिटी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द राइटर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑन सॉवरेनिटी। ये भी खुद मुख्तारी पर ही डेफिनेशन है और ये किस राइटर की डेफिनेशन है, किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है। दिस at first sight looks like circular reasoning. Lies law, since it is made by the sovereign. The sovereign is sovereign because he makes the law. Sovereign is sovereign because he makes the law. क्योंकि वो लॉ बनाता है। तो मुख्तार जो एक अदारा है वो लॉ बनाता है। दिस at first sight looks like circular reasoning. Law is law. ये कानून कानून है
सिंस क्योंकि इट इज मेड बाय द सावरन, कानून कानून है क्योंकि ये एक सावरन अथॉरिटी ने बनाया है। और कानून क्यों कानून है, कानून क्यों कानून है, ये भी एक क्वेश्चन है कि कानून क्यों कानून है। लॉ की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर के अंदर ही पढ़ी थी। क्या एक सोसाइटी की एक एक जनरल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि ओकाड़ा सिटी की, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के अंदर एक सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो है वो मिलके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें और कहें जी कि ये लॉ है, तो ये कोई कानून नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। कानून के लिए जरूरी होता है कि उसके पीछे कोई फोर्स हो, उसके पीछे कोई सावरन अथॉरिटी ने बनाया हो, तो सावरन अथॉरिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन शहरियों ने, उन वासियों ने उस सावरन अथॉरिटी की सुपीरियरिटी को तस्लीम किया हो, और फिर उन उस अथॉरिटी के पास फोर्स हो फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑन सच रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ऐसी सूरत में वो लॉ होगा, अदरवाइज वो कोई लॉ नहीं है। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई कानून नहीं है अगर पीछे कोई फोर्स नहीं है, कोई पीछे अथॉरिटी उसको इंप्लीमेंट करवाने वाली नहीं है। लॉ इज लॉ सिंस, कानून कानून है क्योंकि इट इज मेड बाय द सावरन, क्योंकि वो सावरन अथॉरिटी ने बनाया है और उस सावरन अथॉरिटी के पीछे फोर्स है, पावर है, ताकत है। अगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो पीछे सैंक्शन है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट्स की उस रूल्स एंड रेगुलेशंस ने, अब अगर उसकी वायलेशन होगी तो पीछे सैंक्शन है, और सैंक्शन को इन्फोर्स करवाने के लिए पीछे फोर्स है। The law is law since it is made by the sovereign. अगर सावरन ने बनाया है तो वो कानून है। तो सावरन इज सावरन, तो खुद मुख्तार है बिकॉज ही मेक्स अ लॉ, क्योंकि उसने लॉ बनाया है। और लॉ क्या है, जिसके पीछे फोर्स है। और ये किसकी डेफिनेशन है? ए आस्टन, बी प्रोफेसर डाइस, सी बकलैंड, BUCK बकलैंड, और डी है बेंथम। हु इज द जूरिस्ट कि जिसकी ये डेफिनेशन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस definition, above mentioned definition? A. Austin, B. Professor Dye, C. Buckland, D. Bentham. The right option of this question is the right answer. Option C is the right answer of this question. Buckland. Buckland is the writer of this definition, जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है अभी थोड़ी देर पहले, कि सावरन अथॉरिटी होती है और कानून कानून है। और कानून कब कानून है? जब उसके पीछे फोर्स है, सैंक्शन है, और उस सैंक्शन पर इंप्लीमेंटेशन करवाने वाली एक अथॉरिटी है बिहाइंड दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। अथॉरिटी है a set of rules and regulations that have authority behind it to enforce that rules and regulation, that is called law. तो और सावरन इसलिए सावरन है क्योंकि वो कानून बनाता है, और कानून बना के फिर उस पर इंप्लीमेंटेशन भी करवाती है वो सावरन अथॉरिटी, इसलिए वो सावरन है। और ये डेफिनेशन है बकलैंड, सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सावरन? सावरन की कितनी काइंड्स हैं? हाउ मेनी काइंड्स? A2, B3, C4, D5. How many kinds? तो कितनी kinds हैं? What is the right option of this question is
Option A is the right option, and the answer of this question is 2. There are two kinds of sovereign according to your book. वैसे तो और बहुत सारी भी हैं, लीगल है, पॉलिटिकल है, और सारी भी है. अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर देखें तो आपको और बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन यहां पर 2 हैं. वो कौन कौन सी हैं? There are two kinds of sovereign. De facto sovereign. First है de facto sovereign, and second is de jure sovereign. De facto sovereign, de jure sovereign. इसकी एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ आएगी कि de facto sovereign क्या होती है और de jure sovereign क्या होती है. एक रियासत, ये आगे चल के आपने पार्ट 4 के अंदर इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ये टर्म्स आपके सामने आएंगे, डिफैक्टो और डिजोरे की. डिफैक्टो से मुराद होता है इनफैक्ट, और डिजोरे से मुराद होता है आईनी, हकीकी, खुद मुख्तार और आईनी खुद मुख्तार. अब डिफैक्टो सॉवरेन कौन सा सॉवरेन है और डिजोरे सॉवरेन वो कौन सा सॉवरेन है? मिसाल के तौर पे एक रियासत के अंदर कोई भी शख्स जो है वो उठ के मार्शल लॉ लगा देता है. कोई आर्मी का जो आर्मी चीफ है, जैसे पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, तो जब उसने मार्शल लॉ लगाया तो वो डिफैक्टो सॉवरेन कहलाया, जब तक के उसकी गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन नहीं हो गई. इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपने रिकॉग्निशन पढ़नी है, रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट. कैल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म आपने पढ़ना है. कैल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म ये है कि जब किसी रियासत के अंदर कोई शख्स मार्शल लॉ लगा देता है, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके अगेंस्ट जो वहां के रहने वाले बासी हैं, शहरी हैं, सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ द स्टेट, वो रेजिस्ट नहीं करते बल्कि खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, और कोई रेजिस्टेंस नहीं आती, तो फिर इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि फिर उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, उस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए. तो जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया वो डिफैक्टो सॉवरेन है. और जब डिजोरे सॉवरेन, और अगर उसे सर्टेन अंडर द सर्टेन कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, उस जो गवर्नमेंट है और स्टेट है, अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस किसी दूसरी स्टेट ने उसे रिकॉग्नाइज किया है, तो फिर भी डिफैक्टो सॉवरेन होगी वो. कि जब तक दूसरी रियासत उसे विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस तस्लीम नहीं कर लेती, तब तक वो डिफैक्टो होगी. और जब उसे विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस तस्लीम कर लेती है, तो फिर उसे डिजोरे सॉवरेन कहेंगे. तो उसकी गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, उसकी जो स्टेट है उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया, तो फिर जो है वो डिजोरे सॉवरेन होगी. ऐसी अथॉरिटी के जिसको आईनी तौर पे तस्लीम कर लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया, दूसरी रियासतों ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वो
डिजोरे सावरन है, आईनी, डिजोरे मीन आईनी तस्लीम, आईनी तौर पे उस सावरन को तस्लीम कर लिया गया। और डिफेक्टो अंडर द सम टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ मशरूत जिसे कहते हैं, मशरूत तौर पे, आर्जी तौर पे किसी सावरन को तस्लीम करना कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन ये सावरन जो है वो पूरी करेगा तो फिर इसको डिजोरे जो सॉवरेनिटी है वो हासिल होगी और इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सावरन, डिफेक्टिव सावरन और डिजोरे सावरन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन? हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन, जो कि अभी मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा। तो ये किस जुरिस्ट की है? A legal rule without coercion is a era and doesn't burn. A light that doesn't shine. Who is the jurist of this definition? A. Salmond, B. Holland, C. Bentham, D. Herring. I H E R I N G. I H E R I N G. Herring। और राइट ऑप्शन भी यही है, डी। इसीलिए मैंने बार बार इसको रिपीट किया है। इस डेफिनेशन को जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसका कौन सा राइटर है जो कि जिसकी ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है हेयरिंग की, IHERING। A legal rule without coercion is an era which doesn't burn, a light that doesn't shine। कि लीगल रूल जो है, कानूनी जाब्ता जो है, विदाउट कोर्शन के, जिसके पीछे कोई ताकत ना हो, कोर्शन ना हो, जबर ना हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। A light that doesn't shine, कि लाइट है लेकिन उसकी रोशनी नहीं है, यानी उसको तशबीह दी है हेयरिंग ने कि लाइट तो है लेकिन उसकी रोशनी ना हो, यानी बगैर जबर के, ताकत के, सैंक्शन के, पीछे फोर्स के अगर कोई लीगल रूल है तो उसकी एग्जांपल ऐसे है कि लाइट हो लेकिन उसकी रोशनी ना हो, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर लाइट हो और उसकी रोशनी ना हो। अगर एक लाइट की रोशनी है तो अहमियत रखती है। इसी तरह से लीगल रूल अगर उसके पीछे फोर्स नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करवाने वाली पावर नहीं है, फोर्स नहीं है, अथॉरिटी नहीं है उसको इंप्लीमेंट करवाने वाली, तो फिर वो कोई कानून नहीं है। और ये हेयरिंग की डेफिनेशन। इसको हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, अगर पाकिस्तान की स्टेट के अंदर कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि पीछे फोर्स रखते हैं, डेफिनेटली फोर्स रखते हैं, कि अगर एक कानून बनाया, जैसे एपीएस का वाकया हुआ, और फौरी तौर पे रियासत ने, हुकूमती अदारों ने महसूस किया, सोसाइटी ने, सिविल सोसाइटी ने की जो है वो फोर्स के पीछे, कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है, उसको जो है वो रिस्टोर होना चाहिए, बहाल होना चाहिए। उससे पहले जो है वो कैपिटल पनिशमेंट जो अमेंडमेंट करके उसको रोका गया था।
तो फौरी तौर पे जो है वो अमेंडमेंट की गई आपके आइन के अंदर, और उस कैपिटल पनिशमेंट को दोबारा से आइंदा कोई भी शख्स या कोई भी एक ग्रुप टेररिज्म ना करे, और अगर करता है तो फौरी तौर पर उसको पकड़कर उसके जो है ट्रायल चला के उसको फांसी की सजा दी जाए, डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट। तो अब उसके पीछे एक फोर्स है जो कि रियासत पाकिस्तान की फोर्स है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फोर्स है, जो कि उस कानून को इंप्लीमेंट करवाएगी कि फांसी होगी अगर कोई शख्स दहशतगर्दी में मुलव्वस होता है और किसी की जान ले लेता है, तो फिर उसको सजाए मौत दी जाएगी फौरी तौर पे। तो ऐसी सूरत में अगर किसी भी कानून के पीछे फोर्स नहीं है तो वो कोई कानून नहीं है, जो कि एरिंग ने कहा, जैसे कि अगर लाइट है लेकिन वो रोशनी नहीं देती तो वो कोई लाइट नहीं है। तो इसी तरह से कानून है और उसके पीछे फोर्स नहीं है तो कोई कानून नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 डैश considers international law as an incomplete form of law। किसने कहा कि जो बैन अल-अक़वामी कानून है वो नामुकम्मल कानून की एक मिसाल है? किसने कहा? ए प्रोफेसर डाइस, बी हुकर, सी हेरिंग और डी स्टार। और कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? Who is the right option of this question? Is the right option is the option number C. The correct answer, option C, Ehring, Ehring, Ihering, के कानून बैन अल-अक़वाम जो है हेरिंग के नजर के अंदर नामुकम्मल कानून है। वो समझता है कि जो कानून होता है, जैसे कि उसने कहा ऊपर, जो हमने जो डेफिनेशन थे उसको डिस्कस किया, तो वो कहता है कि कानून कानून है ही नहीं अगर उसके पीछे फोर्स नहीं है। कानून तो तब होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था, कि अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट have authority behind it to enforce that rules and regulations, that is called law। तो हेरिंग भी ये कहता है अपनी डेफिनेशन के अंदर कि a legal rule without coercion is a era which doesn't burn, a light that doesn't shine। अगर पीछे जबर नहीं है, फोर्स नहीं है, सैंक्शन नहीं है, तो वो कोई लॉ नहीं है, वो कोई कानून नहीं है, सीरियस है, कोई कानून नहीं है। तो आगे चल के एरिंग ये कहता है कि मैं कानून बैन अल-अक़वाम को भी ऐसा ही एक कानून मानता हूं कि वो इनकम्प्लीट लॉ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून बैन अल-अक़वाम है उसके पीछे सैंक्शन जो है वो हमें नजर नहीं आती। तो लिहाजा तो हेरिंग का ये कहना that considers international law as an incomplete form of law, तो जो ऊपर उसने डेफिनेशन, जो उसकी डेफिनेशन है जिसको हमने डिस्कस किया, a legal rule without coercion is a era which doesn't burn, a light that doesn't shine। कि कानून तब तक कानून नहीं है जब तक उसके पीछे फोर्स नहीं है, अगर फोर्स है तो वो कानून है। तो लिहाजा वो कानून बैन अल-अक़वाम को भी ये समझता है कि ये इनकम्प्लीट कानून है, क्योंकि उसके पीछे बाज दफा सैंक्शन का जो है वो फुकदान होता है। नेक्स्ट है जो हमारा चैप्टर है, theory of legal positivism, the main defect in the conclusions of the analytical school
एनालिटिकल school lay in ignoring the social aspects कि पॉजिटिव लॉ जो है वो किन चीजों को इग्नोर करता है, क्या डिफेक्ट है पॉजिटिव लॉ के अंदर। द मेन डिफेक्ट इन द कंक्लूजन्स ऑफ द एनालिटिकल स्कूल, कि पॉजिटिव लॉ का दूसरा नाम जो है एनालिटिकल लॉ है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ ले इन इग्नोरिंग द सोशल एस्पेक्ट्स, कि सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर करता है ऑफ लॉ एंड इट्स एथिकल बेसिस, और अखलाकियात को इग्नोर करता है, एंड एम्फसाइजिंग द कैपेसिटी फॉर इट्स पॉसिव इन्फोर्समेंट, और ये सिर्फ पॉसिव जबर के साथ उसको इंप्लीमेंट करवाने की तरफ रागब होता है, एंड इट्स enunciation by the sovereign political authority, while the historical school regards custom as the very type of law. The Austinians denied entirely the claim of customary law to be recognized as law in the strict sense of the term. के जैसे कस्टम जो है, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे इस्लामिक वैल्यूज, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इन सब को निकाल देता है, एथिक्स को निकाल के फेंक देता है, सोशल वैल्यूज को, क्योंकि ये कमांड है ऑफ अ सॉवरेन रूल, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैज बीन established by the sovereign. तो उसके अंदर फिर कस्टम, फिर एक्सपर्ट्स ओपिनियन, फिर वो सारे के सारे माइनस हो जाते हैं। International law, the existence and binding force of which Grotius took great pains to establish, is relegated by the Justinians to the category of positive morality. तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर बाज़ जगह पर रियासतों के साथ इंटरनेशनल मोरालिटी के असूलों के तहत बाज़ रियासतों के दरमियान जो है वो कस्टम्स के तहत जो है वो कोई जो ट्रांजैक्शंस वो होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव लॉ है वो ना एथिक्स को देखता है, ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखता है, ना सोशल वैल्यूज को देखता है। तो ये इसके अंदर जो है वो डिफेक्ट। उसके बाद है ये हमारा चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, इसको हमने देखा। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो जैसे हमने डिस्कस किया वैसे आप उससे पूछे जा सकते हैं, और अगर आपसे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो वो इस तरह से पूछेगा, लिख ले वो क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म लीगल पॉजिटिविज्म according to different jurists, and what is the defect in the theory of legal positivism. आपने डिफरेंट जो जूरिस्ट का मैंने हवाला दे के डेफिनेशंस आपके सामने पेश की, उनको उसी तरह से अपनी असाइनमेंट के अंदर लिखें और अपनी एक कंप्रीहेंसिव जो है वो असाइनमेंट तैयार कीजिए, और डिफेक्ट जो मैंने पेश किया वो डिफेक्ट उसी तरह से आप लिखिए। तो आप अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है डिफाइन द टर्म लीगल पॉजिटिविज्म अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जूरिस्ट, या वो पूछ सकता है कि डिफाइन द लीगल पॉजिटिविज्म अकॉर्डिंग टू सामर्ड एंड एटसेट्रा, यानी कि और जितने भी हैं, जितने भी इस चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। फिर आपने एक एक का हवाला देके कि सामर्ड ये कहता है, फलां ये कहता है, तो उस तरह से फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है और जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट पेश कर देना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से आता है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने आपको पाए हैं, एक एक लाइन पढ़ के मैंने इसमें से ये पूरे चैप्टर के
ये ऑब्जेक्टिव टाइप निकाले हैं उसमें से। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। चैप्टर नंबर 6, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। डैश प्रेजेंटेड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के किसने पेश की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। आगे चल के देखते हैं कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ होती क्या है, लेकिन ये पेश किसने की। ए प्रोफेसर डाइस, बी हेंस कैल्सन, सी आस्टन, डी बेंथम। किसने पेश की? Who is the inventor of this theory? Professor Dice, Hans Kelsen, C. Aston, D. Bentham. Who is the right option of this question is Hans Kelsen. Hans Kelsen presented the pure theory of law. Hans Kelsen, H-A-N-S, Hans, K-E-L-S-O-N. Hans Kelsen presented the pure theory of law. Hans Kelsen ने पेश की। चैप्टर नंबर हमारा 6 है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने प्रेजेंट की? हैंस कैल्सन ने। हैंस कैल्सन प्रेजेंटेड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू डैश अ थ्योरी ऑफ लॉ must deal with law as it is actually laid down and not as it ought to be. In this he agreed with Aston, and insistence on this point got him the little of positivist. Kelsen writes that a theory of law must be free from ethics, politics, sociology, history, etc. In other words, it must be pure. It must be pure. तो अकॉर्डिंग टू हैंस कैल्सन, क्योंकि ये हैंस कैल्सन ने ही पेश की है, तो राइट आंसर है वो ये है हैंस कैल्सन। हैंस कैल्सन क्या कहता है कि a theory of law must deal with law as it is actually laid down, कि कानून वो कानून है जो कि actually laid down है, बनाया गया है, and not as it ought to be, के हैंस कैल्सन के मुताबिक ये नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, अखलाक की तकाजे ये है कि ऐसा होना चाहिए। माइनस करता है एथिक्स को, जैसे नीचे उसने कहा कि एथिक्स को माइनस करता है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स को माइनस करता है, सोशियोलॉजी को माइनस करता है, हिस्ट्री को। वो कहता है कि ये सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लेड डाउन है, जिन पर जो है वो अमल दरामद करना है, और ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो है उसको मानता है कि प्योर होता है कानून। इसको हम तफसील के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट बाकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हैंस कैल्सन की जो थ्योरी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 6 को दोबारा से हम देखेंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।